है, लेकिन जब आप अब ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, लेकिन अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा डबल सॉल्ट? तो जैसा कि मैंने आपको बोला वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाना पड़ेगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट में आप कैसे पता लगा सकते हो? आपने टेस्ट सुने होंगे ना, ऐसे बोरेक्स बीट टेस्ट वगैरह, नाम सुना ही है? नहीं सर, ये वाला नहीं। ठीक, मतलब जैसे अपन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे अपन क्या करते हैं, AgCl के कंपेयर में बात करूं, AgCl कौन सी प्रेसिपिटेट बनाता है? व्हाइट पीपीटी। ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ये आपके पास सपोज सोल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर में मान लो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, ठीक है, सीधी सीधी बात करेंगे अपन, इस सॉल्यूशन के अंदर आप Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, आपको बोला गया कि भैया पता लगाओ कि इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है। कोई दूसरा बंदा आया, उसने इसके अंदर Cl माइनस आयन डाल रखा है, आपको बोला गया कि पता लगाओ इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो अब होगा क्या, अगर आप इसके अंदर AgNO3 डाल देते हो तो Cl माइनस NO3 को रिप्लेस कर देगा और AgCl बना देगा और AgCl की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। अगर AgCl की व्हाइट पीपीटी बन जाती है सॉल्यूशन के अंदर तो अपन बोल देंगे कि भैया इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है? Cl माइनस। अगर व्हाइट पीपीटी नहीं बनती तो मैं बोल दूंगा Cl माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? हाँ सर। है ना भाई? किसी रैंडम ने बोला कि बताओ इसके अंदर Cl माइनस आयन प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा Cl माइनस आयन प्रेजेंट है कि नहीं? AgNO3 डाल दो उसके अंदर, अगर व्हाइट पीपीटी बन गई तो अपन बोल देंगे Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, अगर व्हाइट पीपीटी नहीं बनी तो मैं बोल दूंगा Cl माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसी तरीके से क्या होता है, ये इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, ये इंडिविजुअल टेस्ट हो गया राजल, क्या कि अगर आपको Cl का एग्जिस्टेंस पता लगाना है कि भैया सामने वाले सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस आयन प्रेजेंट है कि नहीं, तो सीधा सीधा क्या करो, AgNO3 डाल दो, व्हाइट पीपीटी बन गई तो Cl माइनस आयन है, व्हाइट पीपीटी नहीं बनी तो Cl माइनस आयन नहीं है। इसके अंदर एडिशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एडिशन कंपाउंड के अंदर आपको हर एक का इंडिविजुअल टेस्ट मिलेगा। जैसे आपको Fe का भी प्रूफ मिल जाएगा, आपको सल्फेट का भी प्रूफ मिल जाएगा, आपको अमोनियम का भी प्रूफ मिल जाएगा, आपको हाइड्रोक्साइड का भी प्रूफ मिल जाएगा। यानी कि हर एक आयन का मुझे प्रूफ मिल रहा है। अगर मुझे हर एक आयन का प्रूफ मिल रहा है वहां पे मतलब हर एक आयन फ्रीली अवेलेबल होगा किसी ना किसी से रिएक्ट करने के लिए। जैसे Cl माइनस आयन फ्रीली अवेलेबल था, ऐसे ही Fe, सल्फेट, NH4, हाइड्रोक्साइड, ये सारे फ्रीली अवेलेबल होंगे किसी ना किसी से रिएक्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है? जैसे अमोनियम आयन की बोलूं तो NH4 प्लस की एग्जिस्टेंस में कैसे पता लगाऊंगा, उसके अंदर NaOH डाल दो, उसके अंदर NaOH डाल दो, वो अमोनिकल स्मेल देगा, वो अमोनिकल स्मेल देगा। तो अगर आपको पता लगाना है भैया कि कौन सा इसके अंदर आपको पता लगाना है कि बताइए मैंने जो ये कंटेनर के अंदर कंपाउंड रख रखा है, ये कंपाउंड डिसॉल्व कर रखा है, इसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप क्या करो, इसके अंदर NaOH डाल दो। अगर आपको अमोनिकल स्मेल फील हो जाती है तो अपन बोल देंगे अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो कहने का बात मैं बस इतना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको हर एक इंडिविजुअल आयन का टेस्ट अवेलेबल हो जाता है, जैसे Fe की भी प्रेजेंस में पता लगा सकता हूँ, सल्फेट की प्रेजेंस भी मैं पता लगा सकता हूँ, अमोनियम आयन की प्रेजेंस भी मैं पता लगा सकता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस भी मैं पता लगा सकता हूँ, तो इस तरीके के कंपाउंड को आप एडिशन कंपाउंड बोलते हो। जबकि कॉम्प्लेक्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिखवाया, CuSO4 प्लस 4NH3, ये एक एडिशन कंपाउंड है। CuSO4.4NH3 अपन ने एडिशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा था, कोई किसी भी चीज का एलिमिनेशन नहीं होता इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, CuNH3 की होल पावर 4 SO4, CuNH3 की होल पावर 4 SO4। अब देखो क्या कहना चाह रहा था मैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे आपको हर आयन का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं मिलेगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड बंद है, ये जो ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड बंद है, आप जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल रहता ही है, डबल सॉल्ट भी सॉलिड स्टेट में स्टेबल था, लेकिन ये पानी में भी स्टेबल रहेगा। मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो Cu+2 को, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो NH3 को, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ किसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? आप सिर्फ सल्फेट को आइडेंटिफाई कर पाओगे क्योंकि यही सल्फेट फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो अपन ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट का सेंस बस इतना है कि ये ब्रैकेट लगाने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आयन्स होते हैं वो आसानी से डिसोसिएट नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। कॉम्प्लेक्स वाले आयन आसानी से डिसोसिएट नहीं होते। किस में डिसोसिएट आसानी से नहीं होते? पानी में। पानी में डिसोसिएट आसानी से नहीं होते कॉम्प्लेक्स वाले आयन, मतलब वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। फ्रीली अवेलेबल नहीं है मतलब आप उनका टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो कोई कॉम्प्लेक्स आयन में क्या मैं बता पाऊंगा कि कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? नहीं। आप सिर्फ उसी आयन के बारे में जज कर पाओगे जो फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि मैं सिर्फ बता पाऊंगा सल्फेट आयन उसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी क्या कॉपर प्रेजेंट है या अमोनिया प्रेजेंट है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर? हाँ सर। वापस रिपीट करूं? नहीं सर। ठीक। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन। इसके अंदर पहला आता है सिंपल कैटायन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स देख के आपको समझ में आना चाहिए कैटेगरी कौन सी है। सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन मतलब कैटायन सिंपल हो, सिंपल मतलब जो डिसोसिएट हो सकता, और रेस्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। कभी भी जब अपन कंपाउंड लिखते हैं तो कंपाउंड में पहले आता है कैटायन और बाद में आता है एनायन। कंपाउंड में पहले आता है कैटायन, बाद में आता है एनायन। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका जो कैटायन है, यानी कि जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो सिंपल है, जबकि राइट हैंड साइड वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो आपको पहला तो IUPAC जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको देख के ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ भाई कैटायन किस टाइप का है। कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन है या सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है। दूसरा केस इसका यही बनता है, वाइस वर्सा, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। मतलब इसका लेफ्ट वाला पार्ट अब की बार कॉम्प्लेक्स होगा, जबकि राइट वाला पार्ट इसका सिंपल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ, 2 मिनट पहले ही अपन ने लिखा है CuNH3 की होल पावर 4SO4। आप देख सकते हैं कि इसका आगे वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है लेकिन पीछे वाला पार्ट सिंपल है। ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ रखा है आपने? वांट ऑफ फैक्टर नाम सुना है? हाँ सर। इसका वांट ऑफ फैक्टर बता पाओगे? हेलो। वांट ऑफ फैक्टर आई। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वांट ऑफ फैक्टर देखिए वो होता है कि ये कितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं जो पूछूं उसका जवाब दे दीजिएगा बस। क्या ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा क्या? मतलब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा क्या? नहीं, है ना? टूटने की बात किसकी है? इसकी। तो अगर आप इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक करना चाहो तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 4K प्लस प्लस FeCN6 -4। ये समझ में आया? -4 कैसे आया? हाँ। है ना? ये नीचे का नंबर एक्सचेंज कर देते हैं अपन, और कुछ नहीं। एनायन 1 था
तो इसलिए K पॉजिटिव, कैटायन 4 थे इसलिए -4, यहाँ से निकालोगे तो Fe+2 का आ जाएगा। टोटल कितने में ब्रेक हुआ ये? तो 4 तो पोटेशियम और 1 एनायन, तो टोटल कितने में ब्रेक हुआ ये? 5। तो इसका I अपन कितना लिख देंगे? 5। ठीक है। सिमिलरली इसका I बताने की कोशिश करिए। कितने कैटायन और कितने एनायन आपको दिख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कैटायन एनायन गिन लो। कैटायन कितने हैं? 10 है। सॉरी, 1। और एनायन कितना है? 1। I इसका कितना हो जाएगा? 2 2 2। टोटल ब्रेक जब करोगे तो एक कैटायन में होगा और एक एनायन अलग टूटेगा, तो टोटल कितने हो गए? 2। जैसे इसमें 4 कैटायन और 1 एनायन है, ऐसे इसमें 1 कैटायन और 1 एनायन है, तो ये 2 पार्ट में टूटे। इतनी बात क्लियर? अब देखो, एक हो गया सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, एक हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। थर्ड केस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। इन सब की IUPAC है आपके सिलेबस में। एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का केस है। यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक, आई बताइए इसका ये कितने पार्ट में टूटेगा? ठीक है, तो ये हो गया तीसरा टाइप। अपन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन पढ़ रहे हैं, 3 टाइप के अपन देख चुके हैं। फोर्थ होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा जिससे आप फेमिलियर हो, NiCO4। कल याद है अपन ने ये एग्जांपल सॉल्व किया था, NiCO4, हाँ सर। है ना। इसमें CO मैंने कैसा लिगेंड बताया था? इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, है ना। तो जब आप इस पे चार्ज निकालने गए थे तो इस पे कितना चार्ज आया था? 0 चार्ज आया था। ठीक है, इसलिए इसको अपन ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोला है। वैसे अभी बात करने की नहीं थी, बट क्योंकि मैं आपको कल इसके बारे में इंट्रो दे चुका था इसलिए मैंने उससे लिंक करवा दिया, ये मानते हुए कि आप समझ जाओ। CO न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर कोई चार्ज है भी नहीं, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी 0, दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगली बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। मैं आपको लिखने के लिए बस वही पार्ट दूंगा राजल जो आपके बोर्ड्स में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ जनरल इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिख दी, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि AgCl जो है वो व्हाइट PPT देता है। अच्छा, ये रिएक्शन एक्चुअल में बहुत फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शंस है, आयनिक रिएक्शन सपोज टू बी हैपेंस एट अ वेरी फास्ट रेट। तो NaCl जैसे ही आप AgNO3 के अंदर NaCl डालोगे, फटाक से आपको AgCl की व्हाइट PPT मिल जाएगी। लेकिन क्या सेंस है मेरा ये कहने का, तो वो समझिए। AgCl की व्हाइट PPT आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्या है कि AgCl की व्हाइट PPT ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि AgCl Ag प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ है। AgCl Ag प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ है। तो AgCl की व्हाइट PPT ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की भी चाहिए होगी
और कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन Cl- की भी चाहिए होगी। AgCl की व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन करने के लिए आपको दोनों की कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी, तभी आप उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन कर पाओगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अपन चाय के अंदर चीनी डालते हैं, तो चीनी के नाम पे डिपेंड ऑन दी सामने वाले की कैपेसिटी के, उसको किस हिसाब से कौन सी चाय मीठी लगती है या उसको कौन सी चाय फीकी लगती है। अगर मैं चीनी बहुत माइन्यूट डाल दूं कि मैंने बिल्कुल 4 पार्टिकल ही चीनी के डाले, तो वो चाय फीकी ही होगी, क्योंकि आपको उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो आपके लिए चाय के अंदर चीनी डालना या ना डालना बराबर चीज है, क्योंकि आपको उस चीनी का टेस्ट नहीं आ रहा। ठीक। लेकिन अगर मैं वही चीनी 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दूं, तो आपको उस चीनी का टेस्ट आना चालू हो जाता है। यानी कि चाय मीठी लगने के लिए कितनी चीनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं बोल दूं 1 स्पून। अगर आप उसके अंदर 4 पार्टिकल सिर्फ शुगर के डाल दोगे, तो क्या वो आपको मीठी लगेगी? नहीं। सेम इसी के लिए होता है। AgCl की व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस और कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने Ag प्लस बिल्कुल इतना और Cl माइनस बिल्कुल ही इतना ले लिया, मतलब ये जो मैंने 2 डेसिमल से शो करा है, ये कॉन्सेंट्रेशन है Ag प्लस और Cl माइनस की, कि मैंने Ag प्लस इतना और Cl माइनस बिल्कुल इतना ही ले लिया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे को इतनी सी कॉन्सेंट्रेशन में भी व्हाइट पीपीटी मिल जाए, तो ये बात गलत हो जाएगी। व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि रिएक्शन में कुछ चीज ऑब्जर्व करने के लिए, आपको कोई ना कोई मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। किसकी? Ag प्लस की भी और Cl माइनस की भी। ये बात समझ में आई? अब Ag प्लस और Cl माइनस आपको कब ऑब्टेन होगा? जब आपका Ag प्लस और Cl माइनस ढंग से डिसोसिएट हो। Ag प्लस और Cl माइनस आपका कब ऑब्टेन होगा? जब आप AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट आप कब ऑब्टेन कर पाओगे? जब आपका Ag प्लस और Cl माइनस ढंग से डिसोसिएट हो। अगर Ag प्लस और Cl माइनस अच्छे से डिसोसिएट हो जाता है, तो वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा और AgCl की व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन कर पाएगा। NaCl अगर बढ़िया ढंग से Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, जिसमें Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। AgNO3 अच्छे से डिसोसिएट होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, जिसमें Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तब ये दोनों मिलके AgCl की व्हाइट पीपीटी बना देंगे। अगर आप NaCl को ढंग से डिसोसिएट ही नहीं कर पाए, अगर आप AgNO3 को ढंग से डिसोसिएट ही नहीं कर पाए, तो आपको AgCl भी नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में जब अपन बात करते हैं, तो यही K4FeCN6 पकड़ लो। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपको यहाँ पे आयंस जो हैं वो अच्छे से मिलेंगे क्या? क्या आपको एनायन पूरी तरीके से डिसोसिएटेड मिलेगा क्या? क्या आपको एनायन पूरी तरीके से डिसोसिएटेड मिलेगा क्या? नहीं। है ना, नहीं मिलेगा भाई। Fe तो मेटल होता है ना, मेटल पे तो कायदे से पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ। तो ये अलग होना चाहिए था। साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये दोनों तो मिलके कॉम्प्लेक्स बना बैठे। कॉम्प्लेक्स बना बैठे मतलब आपको Cn माइनस आयन फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं। फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं, तो ये कहां से किसी के साथ कंपाउंड बना लेगा? कहने का मेरा मतलब ये है, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से एक होता है परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स का सेंस क्या है? जिसको आप पेनिट्रेट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, जैसे ये वाला हो गया। इसको मैं एकदम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, क्योंकि इसमें ये वाले आयंस नहीं टूट रहे। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही अपन ये समझते हैं जो टूटे नहीं। तो ये बिल्कुल ढंग से ब्रेक करेगा किसमें? 4K प्लस प्लस FeCN6 माइनस में। ठीक है, इसे मैं बोलूंगा परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। कैटायन अलग हो गया, एनायन अलग हो गया। एनायन कौन सा वाला मिला? कॉम्प्लेक्स वाला। दूसरे होते हैं इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझते हो? जिसमें कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट हो, मतलब कॉम्प्लेक्स तो है
लेकिन कॉम्प्लेक्स से अपन क्या समझते हैं कि वो नहीं टूटता, लेकिन इसके अंदर टूट जाता है। तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी डिसोसिएट हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको आप इसलिए इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? एक्सेप्शन है। हाँ जी, एक्सेप्शन है, इसलिए तो बोला मैं एमसीक्यू में ये आ सकता है कि भैया इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स इनमें से बताइए कौन सा इम्परफेक्ट या फिर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टूट जाएगा। तो उसमें आपको ये कैडमियम कैडमियम का कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड की। ये मैं कल बता चुका था रजल। टाइप्स ऑफ लिगेंड में पहला आता है नेगेटिवली। सॉरी, उसमें भी पहले टाइप में लिख देते हैं किस टाइप पे बात कर रहे हैं। पहले मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दो तरीके से आप लिगेंड डिफाइन करते हो, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और एक ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। दो तरीके से आप लिगेंड डिफाइन करते हो, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। पहला आता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे N3 माइनस, Cl माइनस, O22 माइनस, Br माइनस, Cn माइनस। ये सारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आईयूपीएसी में भी काम आएगी। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में आप आइड की जगह आइडो सब्स्टिट्यूट करते हो। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में आप आइड की जगह आइडो सब्स्टिट्यूट करते हो। जैसे Cl क्या होता है? क्लोराइड। अगर मैं उस पर नेगेटिव लगा दूं तो क्या बोलोगे इसको? क्लोराइडो। ठीक है। Cn क्या होता है? साइनाइड। अगर नेगेटिव लगा दूं तो क्या बोलेंगे? साइनाइडो। आइड की जगह बस आइडो सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं इनके नेम पे जाऊं तो इट इज नोन एज नाइट्राइडो, क्लोराइडो। ये कौन सा होता है? परऑक्साइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो। सो दीज आर नोन एज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। आप ये लिख लीजिए पार्ट। एक OH माइनस, कोशिश करिएगा बताने की, और S-2 जनरल एग्जाम्पल्स है ना। OH माइनस क्या कहलाया जाता है? हाइड्रोक्साइड। तो अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। इसको अपन क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। तो चार्ज के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई करा है लिगेंड्स को। ये नेगेटिव है, आगे मैं पॉजिटिव बताऊंगा। पॉजिटिव में एक एक्सेप्शन आएगा, न्यूट्रल आप जानते ही हो, पहले ही बता चुका था मैं। ठीक, वो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आइड की जगह आइडो आ जाता है ना, सो दैट मैं रेफरेंस दे पाऊँ। सेकंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल में बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन पे चार्ज होता है 0। H2O, NH3, CO, NO, CS। ऊपर के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड।
पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के अंदर जो सफिक्स जुड़ता है वो ईएम जुड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है जैसे Br प्लस है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? हाँ, मतलब ब्रोमोनियम। ब्रोमाइड होता है ना, ब्रोमाइड, तो आइड की जगह ईएम जोड़ दीजिएगा बस। NO2 प्लस नाइट्रोनियम Cl प्लस क्लोरोनियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सर आपने Cl तो माइनस में भी लिखवाया है और Cl प्लस में भी लिखवाया है। कोई कॉम्प्लेक्स अगर मुझे दिया होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि माइनस का है कि प्लस का? सो ये बिल्कुल एक वाजिब डाउट होता। तो Br प्लस NO2 प्लस और Cl प्लस, मैं आपको आगे जाके एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जो कि 95% केसेस में वैलिड होती है। क्या कि आगे जाके अपन देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना, उससे डबल 90 to 95% केसेस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा 90 to 95% केसेस में। किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं यूज में नहीं आएगा। ये आपको लिखवाने के नाम पे मैंने लिखवा दिया। NO प्लस ये यूज में आएगा। इसका आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसीलियम। इसका आपको एक एग्जाम्पल, बिल्कुल यही तो मैं बोलना चाह रहा था। यही एक लौता ऐसा है जिसका आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। यही एक लौता ऐसा है जिसका आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ब्राउन रिंग टेस्ट देखा है आपने? मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट सुना है? ये उस केस में जब भी ब्राउन रिंग यानी कि Fe के कॉम्प्लेक्स के केस में, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, Fe सिर्फ और सिर्फ Fe के कॉम्प्लेक्स में NO पे +1 लेते हैं, बाकी हर जगह ये न्यूट्रल रहता है। Fe का कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसमें NO पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, बाकी ये हर जगह न्यूट्रल रहता है। हो गया? मतलब जब भी लिख लें तब आराम से बता दीजिएगा। हटा दूं ये मैं? ठीक है। नेक्स्ट अपन डिफाइन करेंगे, चार्ज के बेसिस पे अपन डिफाइन कर चुके थे। नाउ केस 2 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के बेस पे आप दो चीजें डिफाइन करते हो, एक होता है मोनोडेंटेट और एक होते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जगह बना लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन available with ligand is known as density। कुल मिला के ligand कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, ligand कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, उसे अपन डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। मोनोडेंटेट ligand अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, बाइडेंटेट ligand अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं। मोनो और यूनिडेंटेट ligand ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, जबकि बाइडेंटेट
अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, it donates 2 lone pair of electron and it donates 1 lone pair of electron। बस एक ही ये पार्ट लिख लीजिए। और एक और छोटी सी बात जो मैं अभी लिखवा देता हूं, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होती है। ये बात दिमाग में बसा लीजिएगा कि चार्ज के बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट करते हो। अपन ने लीगेंड को 2 बेसिस पे क्लासिफाई करा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चार्ज की मदद से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि डेंसिटी की मदद से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज की मदद से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि डेंसिटी की मदद से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये और लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। बाइडेंटेट के मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था। मोनोडेंटेट मैंने आपको पहले ही बोला, बाइडेंटेट के अलावा जो भी लिगेंड दिखे वो सब मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट के अलावा जो भी लिगेंड दिखे दे ऑल आर मोनोडेंटेट। डन। तो बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल अपन ने क्या देखे थे? मैंने कल आपको एग्जांपल लिखवाया था ईएन। ईएन क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन। लिगेंड कैसे बनता है ये देखिए। तो अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो इथाइलिन ये होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना और दोनों जगह NH2 जोड़ देने। ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा और मैं दोनों जगह वैलेंसी जो है NH2 से सेटिस्फाई करवाऊंगा, यानी कि ये समझ में आया रजल कैसे करा अपन ने, है ना। इथाइलिन डायमीन यानी कि 2 अमीन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यानी कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अवेलेबल है, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर यहां से मेटल लाओगे तो आप देख सकते हैं ये लिगेंड कितनी साइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 साइड से। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2। देयरफॉर इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। सी आपको ये याद नहीं रखना स्ट्रक्चर आपको बस ये ध्यान रखना है दैट EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा, अगर मैं चार्ज वाइज पूछूं तो EN पे चार्ज कितना है? तो अपन क्या बोलेंगे? 0। समझ में आया? EN पे मैं चार्ज कितना, मैंने क्या बोला? चार्ज और डेंसिटी को आपस में रिलेट नहीं करना। EN पे क्या मुझे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, EN पे चार्ज है 0। लेकिन जब मैं ऑक्सलेट की बात करूं तो ऑक्सलेट होता है C2O4-2, है बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन चार्ज कितना है इस पे? चार्ज -2 है, न्यूट्रल नहीं है ये। ठीक। स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि ये बाइडेंटेट है। कैसे? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं ये C2O4-2 का स्ट्रक्चर है। ये भी देगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन दे रहे हैं, देयरफॉर इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। यही दो आपको ध्यान रखना है, बाकी होते बहुत हैं। ग्लाइसिनेटो भी होता है, कार्बोनेट भी होता है, DMG भी होता है, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, बट आपको वो ध्यान नहीं रखना, उसका कभी कहीं यूज नहीं आएगा। सवाल आएगा तो या तो EN पे आएगा या C2O4 2- पे आएगा। ऑक्सलेट बोलते हैं इसे, कई बार OX से भी डिनोट करा जाता है। इथाइलिन डायमीन को तो EN से ही डिनोट करते हैं। सिर्फ इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपन IUPAC पे बढ़ेंगे। ठीक। IUPAC के मैं थोड़े से रूल बता देता हूँ, क्योंकि थ्योरी ज्यादा हो रही है इसलिए मैं बस उस पे जा रहा हूँ।
आईयूपीएसी की एक कैटेगरी कर पाएंगे अपन सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन की, है ना। आप बस वो रूल्स ध्यान रखिएगा, और नॉमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी से हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सॉल्व होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्व करने के लिए जो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे केस कोई सा भी हो, वो ये है। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड, फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ मेटल, एंड फिर आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड, फिर आप लिखोगे नेम ऑफ लिगेंड, फिर आप लिखोगे नेम ऑफ मेटल, एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। सिर्फ इतना लिख लो, उसके बाद मैं रूल्स बताता हूँ। उसमें अब अपन केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 इज व्हाट? सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स, और वो रूल हर जगह वैलिड होंगे, है ना। आगे जो दूसरे केसेस बनेंगे उसमें भी वो रूल वैलिड होंगे, कहाँ कहाँ पे वैलिड होंगे वो मैं बता दूंगा, इसलिए रूल्स थोड़े से ध्यान से सुनिएगा। एक रूल जनरल नॉमेनक्लेचर का ये होता है कि कोई भी चीज अगर सिंपल होगी, कोई भी चीज अगर सिंपल होगी, चाहे सिंपल कैटायन हो चाहे सिंपल एनायन हो, तो उसका नाम भी सिंपल आएगा। मतलब जैसे अगर अपन लिखें K4FeCN6, ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस है। इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम है, तो नाम भी सिंपल आएगा, सीधे पोटेशियम। कोई फैंसी पना नहीं होगा इसमें, सिंपल पोटेशियम नाम आएगा। ना ही नंबर से मेरे को कोई मतलब, मेरे को नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल नाम लिखूंगा। इतनी बात समझ में आई? सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन में नाम सिंपल आता है, ना तो आपको नंबर से कोई मतलब है, ना ही आप उसके पीछे कोई सफिक्स ऐड करोगे, आइड, ईएम या एट, कुछ भी नहीं। तो स्टेप 1, मेरे साथ रूल लिख लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। राइट नेम ऑफ कैटायन प्रेजेंट, उससे पहले मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, वो मैं बताना भूल गया, सॉरी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जनरल नॉमेनक्लेचर में बता देता हूँ क्या होते हैं, क्योंकि आप हो सकता है वो समझ ना पाओ। जैसे यही लिखते हैं अपन, कोई मैं कॉम्प्लेक्स बना दूं, क्योंकि इसी का एग्जांपल ले रहा हूं तो यही ले लेते। मुझे बताओ इसमें आयनाइज होने वाला पार्ट कौन सा है? आयनाइज कौन हो रहा है, टूट कौन रहा है? पोटेशियम और वो कॉम्प्लेक्स, हालांकि कॉम्प्लेक्स ऐसे टूटता नहीं है ना, लेकिन मतलब अगर आप पूरी तरीके से डिसोसिएट कर पाओगे तो इसके चारों के चारों अलग कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इसे अपन बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। इसे आप बोलते हो सेंट्रल मेटल एटम, इसे आप बोलते हो लिगेंड। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मैं कभी टर्म्स यूज करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, बस ये और लिख लीजिए। उसके बाद अपन रूल्स लिखना चालू करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, एक आप सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करना। ठीक है। चलिए, तो
अब रूल्स लिखना चालू कर रहा हूं मैं। फर्स्ट रूल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट नेम ऑफ कैटायन present in ionization sphere. Write only name of ion and not its number. पहला स्टेप ये है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सिंपल अगर कोई चीज है तो उसका नाम सिंपल आएगा, उसको नंबर से कोई मतलब नहीं है, ना उसका नाम में कोई एडिटिंग होगी। जो बिल्कुल अपन जिस नाम से जानते हैं वो उसी नाम से जाना जाएगा। पहला ये। सेकंड, राइटिंग नेम ऑफ लिगेंड। अभी 2 मिनट पहले मैंने जो आपको लिखवाया था प्रोसीजर जो मैंने लिखवाया था राजल, वो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ध्यान रखिएगा वो कॉम्प्लेक्स के अंदर का प्रोसीजर है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीक्वेंस है ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ मेटल लिखा जाएगा, फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट नेम ऑफ लिगेंड, इसमें अपन बोलेंगे सेकंड प्रेफरेंस गोस टू लिगेंड। अब लिगेंड के कुछ एक रूल्स हैं। पहला, अगर दो या दो से ज्यादा लिगेंड आ जाएं तो क्या करूं, सो इफ देयर आर टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड, तो अगर दो या दो से ज्यादा लिगेंड आ जाएंगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे उन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड, देन दे are named in alphabetical order without any separation। ठीक है, पहले आयनाइजेशन स्फीयर को दी जाएगी प्रायोरिटी, दूसरी लीगेंड को दी जाएगी। अब लीगेंड के रूल अपन पढ़ रहे हैं कि लीगेंड अगर एक से ज्यादा आ जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे उन्हें पहले प्रायोरिटी देंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, नाम भी उसका पहले। जब लिख लें जब बता दीजिएगा। सेकंड, इफ अ पर्टिकुलर लिगेंड, पहले मैं बता देता हूँ रूल। अगर कोई एक लिगेंड
एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसके नाम के आगे अपन कुछ टर्म्स जोड़ेंगे। इफ अ पर्टिकुलर लिगेंड appears more than once in a complex ion, then number is indicated by using Greek number। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर लिगेंड 2 बार आ रहा है तो उसके लिए मैं लिखूंगा डाई, 3 बार आ रहा है तो मैं उसके लिए लिखूंगा ट्राई, 4 बार आ रहा है तो लिखेंगे टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा एंड सो ऑन। थर्ड, in case of chelating ligands or when name of ligand already includes a number like ditri, then use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 and so on। थर्ड रूल ये बोलता है राजल के जैसे ईएन का नाम क्या था, इथाइलिन डायमीन, तो उसके नाम में ही नंबर आ रहा है, यानी कि इथाइलिन डायमीन नाम में ही, किसी के नाम में ही अगर डाई या ट्राई आ रहा है, जैसे अगर मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दिख जाए तो मैं इसका नाम ऐसे नहीं लिखूंगा दैट डाई इथाइलिन डायमाइन, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं इसका नाम। अगर कोई ऐसा लीगेंड है जिसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है और ऐसा लीगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप 2 के लिए क्या लिखोगे, बिस, 3 के लिए लिखोगे ट्रिस, 4 के लिए लिखोगे टेट्राकिस, पेंटाकिस, जो भी है। इसमें मैं डाई इथाइलिन डायमीन ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, बिस इथाइलिन डायमीन। ये रूल समझ में आया थर्ड? ठीक। और इसके बाद एक रूल ये है कि ये जो आपका डाई ट्राई टेट्रा या ये बिस ट्रिस जो आप यूज करते हो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता। डाई ट्राई एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सिंपल के आयन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लिगेंड के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब एक तो बचा क्या, मेटल बचा और ऑक्सीडेशन नंबर बचा। जब लिख लें जब बता दीजिएगा, है ना। चलिए थर्ड, तो मेटल का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन केस चल रहा है राजल, है ना, केस ध्यान रखना है अपने को। मेटल अगर सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस है तो मेटल के बाजू में जो अपन सफिक्स जोड़ देंगे वो 8 जोड़ देंगे। 8 मतलब Fe मतलब क्या, फेरेट। कॉपर मतलब क्यूपरेट।
Hg मतलब मर्क्यूरेट, Ag मतलब आर्जेंटेट, Pt मतलब प्लेटिनेट, Pd मतलब पैलेडेट। इतना बहुत है। B मतलब बोरेट, ऐसे लिखवाने में बहुत लिखवा सकता हूँ मैं। Cr मतलब क्रोमेट, मतलब आप 8 जोड़ दीजिएगा बस। और लास्ट हाँ, फोर्थ प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दी जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर को। फोर्थ प्रेफरेंस गोज टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और उसे आप लिखेंगे पैरेंथेसिस में, मतलब ब्रैकेट में। ठीक है, रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। हाँ, जब ये लिख लो बता देना। अब अपन एग्जांपल ट्राई करेंगे। K4FeCN6 मैं बताऊंगा, एक दो आप देख लीजिएगा, उसके बाद एंड करते हैं सेशन। लिखिए सर। चल, तो देखो एक रिवाइज हो जाए। सबसे पहले अपन किसे प्रायोरिटी देंगे? देखो सिंपल पूछ लेता हूँ, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है कंपाउंड में? कैटायन का। ठीक है, तो और हर बार का राग ये है, पहले तो कैटायन को ही सॉल्व करना है, उसके बाद एनायन का नंबर आएगा। पहले हमेशा ही कैटायन सॉल्व करना है, उसके बाद एनायन का नंबर आएगा। अब कैटायन अगर सिंपल है तो नाम भी कैटायन का सिंपल होगा। उसके बाद आप जाओ कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स पे मैं सबसे पहले देखूंगा लीगेंड। लीगेंड अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओ। अगर कोई लीगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई। अगर नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है तो बिस ट्रिस। उसके बाद आप जाइए मेटल पे। मेटल पे अगर सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस है तो 8 लगा दो, और फोर्थ ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लो। ठीक बात। हाँ, ब्रैकेट में एकदम रोमन नंबर्स में उसे लिखना है। और कॉम्प्लेक्स का सॉल्व करने का तरीका क्या था? अपन ने सीक्वेंस लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लीगेंड, फिर लिखेंगे नेम ऑफ लीगेंड यानी कि ये वाला, फिर आएगा नेम ऑफ मेटल यानी कि ये वाला, और फिर लास्ट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात क्लियर? चलो, अब अपन बात करते हैं जो अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। ये एग्जाम्पल अपन ने लिखा था राजेश, K4FeCN6। बताइए, कैटायन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्या नाम लिखूं? क्या मेरे को नंबर से कोई मतलब है? सिंपल में नंबर से कभी कोई मतलब नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अब कैटायन सिंपल आ गया, अब एनायन पे गए। तो एनायन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका था? सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर। नंबर क्या है लीगेंड का? तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्सा, है ना। अब लीगेंड का नाम CN, बिल्कुल सही है ना, सायनाइडो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है। फिर फेरेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम पे कितना चार्ज लगाऊं टोटल? इस पे अपन निकाल सकते हैं +4। ठीक बात है कि नहीं? एग्जाम्पल सॉल्व करोगे एक आधा? मतलब ये भी आप ही ने करा है, एक आधा और ट्राई कर लीजिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आज थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो चुका था, बोर हो गए होगे। इसलिए मैं सिंपल वाले दे रहा हूँ। जिन लिगेंड के नाम अपने को याद होने चाहिए वो मैं आपको कल बताऊंगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड में आएंगे, इसलिए मैं अभी वो दे रहा हूँ जो आप सॉल्व कर सकते हो। K2HgI4 ट्राई कर लीजिए। और पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो, आयोडाइडो, आयोडीन होता है ना, मर्क्यूरेट, फिर 2। ठीक है, Na3AlF6,
हम्म। राइडो। सही, 3। ये भी ट्राई कर लीजिए। हम्म। हम्म। जिंकेट, जिंकेट। 2। है ना? लास्ट। बिल्कुल। हम्म। जी। गोल्ड नहीं, गोल्ड नहीं, और 8। मैंने ये नहीं लिखवाया था क्या लिस्ट में? लिख लीजिएगा, ये भी। एयू को और 8 बोलते हैं, एनआई को निकलेट। आर्जेंटेट वो तो लिखवाया था ना शायद। एजी नहीं लिखवाया मैंने। ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। 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 बस तो ठीक है ना। पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1 +x -2। है ना? क्लियर है ना? AU है ये, 4 नहीं। ठीक, तो आज यहाँ तक रखते हैं राजल। कल मैं आपको कुछ लीगेंड्स के नाम लिखवाऊंगा, और फिर उसी लीगेंड्स के बेस पे अपन, अच्छा ये रूल जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स का सॉल्व करने का तरीका है, पहले नंबर ऑफ लीगेंड, फिर नेम ऑफ लीगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब में कॉमन रहता है। ठीक है? सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।